Hello students, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Bihar University. Today I am going to deliver my lecture on synchronization hardware. Students, जैसा कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है और क्यों हम यूज करते हैं। देखिए, जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल होती हैं और उन प्रोसेसेस को हमें एग्जीक्यूट कराना होता है सीपीयू के ऊपर। तो हमारे पास में जो प्रोसेसेस हैं उनको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे थे। एक तो थी हमारी इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और दूसरी थी हमारी कोऑपरेटिव प्रोसेसेस या कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेसेस जिनको कह रहे थे। जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस थी वो ऐसी प्रोसेसेस थी जिनका कि आपस में एक दूसरे से किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं था, जिन्हें कि एक दूसरे के साथ में किसी भी तरह से रिसोर्सेज को शेयर नहीं करना था, ना ही उन्हें एक दूसरे से कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर करना था। वो एक दूसरे से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट थी, अपनी अपनी टास्क को वो परफॉर्म कर रही थी। दूसरी थी कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस या कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेसेस। वो ऐसी प्रोसेसेस थी जो कि एक दूसरे से किसी न किसी तरह से लिंक थी। वो प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी, मैसेज पास कर रही थी, कॉमन रिसोर्सेज को शेयर कर रही थी। तो जब प्रोसेसेस कॉमन रिसोर्सेज को शेयर करती हैं तो उन्हें आपस में कम्युनिकेट करने की भी रिक्वायरमेंट होती है और प्रोसेसेस को कुछ इस तरह की टेक्निक्स की भी जरूरत होती है जिनके थ्रू वो प्रोसेसेस उन रिसोर्सेज को प्रॉपर ऑर्डर में शेयर करें, जिससे कि किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। वो जो रिसोर्स वो यूज कर रही है, वो जो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, किसी भी तरह का रिसोर्स हो सकता है। वो कोई फाइल हो सकती है, शेयरेबल फाइल हो सकती है, कोई किसी भी तरह का कोई हार्डवेयर रिसोर्स हो सकता है जिसे वो शेयर कर रही है। तो रिसोर्स जो है इनकंसिस्टेंट वाली सिचुएशन में न जाए, इनकंसिस्टेंसी न हो उसमें। इसके लिए जरूरी है कि एक प्रॉपर ऑर्डर में वो उसे यूज करें, एक दूसरे को प्रॉपरली एक दूसरे को प्रोसेसेस इन्फॉर्म करें कि वो इस रिसोर्स को यूज कर रही है। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिनको कि हमने यूज किया था और मैंने आपको क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो थी वो डिस्कस की थी, उसके सॉल्यूशंस भी बताए थे। उन्हीं को आगे बढ़ते हुए हम आगे बात कर रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर के बारे में। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर भी कई तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कराता है कई सिस्टम के अंदर क्रिटिकल सेक्शन कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्रिटिकल सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि इसका एक एक प्रॉपर सॉल्यूशन ये भी होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के थ्रू हम क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करें। कैसे करेंगे, इसमें इसका मतलब है कि हर प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन में मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल सेक्शन में हर प्रोसेस का अपना एक एंट्री लेवल और एक एग्जिट लेवल होता है। यानी हर प्रोसेस का एक क्लियर एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है कि कहाँ से उसका टास्क स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर वो कंप्लीट हो रही है, उसका एक क्रिटिकल सेक्शन होता है। तो हर प्रोसेस के अंदर जब वर्क करते हैं तो उसमें क्लियरली मार्क्ड होता है। जैसे कि आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में जैसे एक लूप स्टार्ट हुआ, तो वो लूप स्टार्ट हुआ तो वहां पे आपको शो हो रहा होगा वो लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर उसकी एंडिंग हो रही है। चाहे आप फॉर लूप लें, व्हाइल लूप लें, कोई सा भी लूप अगर आप उसमें स्टार्ट कर रहे हैं या कोई कंडीशन आप उसमें लगा रहे हैं तो उसमें क्लियरली मार्क्ड होगा कि कहाँ से वो कंडीशन स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर वो एंड हो रही है। तो ये क्लियरली मार्क्ड होता है, तो हम कहते हैं उसका क्रिटिकल सेक्शन है। तो किसी भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन जो है वो क्या कहती है कि अगर किसी प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन फायर हो रखा है तो सेम टाइम पर दूसरी कोई भी प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन फायर नहीं होगा। अगर सेम टाइम पर एक ही प्रोसेस, एक सेट ऑफ प्रोसेसेस मैंने जैसे आपको बताई थी, एक सेट ऑफ प्रोसेस है P1 P2 P3 P4। तो एक सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं और अगर उनमें से किसी एक प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन फायर हो रखा है, क्रिटिकल सेक्शन स्टार्ट हो गया है तो एक रिसोर्स के ऊपर, तो सेम रिसोर्स पर कोई भी दूसरी प्रोसेस सेम टाइम पर अपना क्रिटिकल सेक्शन फायर नहीं करेगी।
तो इस तरह से जब एक प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तब दूसरी प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन फायर करेगी, फिर उसका कंप्लीट हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन, फिर थर्ड प्रोसेस फायर करेगी। तो इस तरह से प्रॉपर ऑर्डर में सभी प्रोसेसेस उसे रिसोर्स को, सेम रिसोर्स को यूज करेंगी। तो इस तरह से जो क्रिटिकल सेक्शन कोड है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में जो हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर भी सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो many system provide hardware support for implementing the critical section code, जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर। इस सॉल्यूशन को कैसे प्रोवाइड करते हैं, इसको वो लॉकिंग अनलॉकिंग के मेथड के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। ऑल सॉल्यूशन बिलो, जो हम सॉल्यूशंस बताने जा रहे हैं आगे, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लॉकिंग, ये लॉकिंग के आइडिया पर बेस्ड रहेंगे आगे के सॉल्यूशन। प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल सेक्शंस बाय लॉक, यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन जैसे ही फायर होगा हम लॉक लगा देंगे, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसे अनलॉक कर देंगे। यूनिप्रोसेसर्स को डिसेबल इंटरप्ट्स, यूनिप्रोसेसर जो होते हैं वो इंटरप्ट्स को डिसेबल कर सकते हैं। करंटली रनिंग कोड वुड एग्जीक्यूट विदाउट प्रीएम्पशन, जो करंटली रनिंग कोड है इसमें यूनिप्रोसेसर्स के अंदर, वो विदाउट प्रीएम्पशन एग्जीक्यूट कर सकता है। जनरली टू इनएफिशिएंट और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, लेकिन ये जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स है उनके अंदर इनएफिशिएंट होता है, यूनिप्रोसेसर सिस्टम्स पर ही रन होता है, चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग दिस नॉट ब्रॉडली स्केलेबल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज करते हैं बहुत ज्यादा स्केलेबल नहीं है, ब्रॉडली स्केलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ, मॉडर्न मशीन्स प्रोवाइड स्पेशल एटॉमिक हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन, जो आजकल नई मशीन्स अवेलेबल हैं वो स्पेशल एटॉमिक हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करती हैं। एटॉमिक मतलब क्या है, नॉन इंटरप्टेबल। either test memory word and set value, either test memory word and set values, इसमें टेस्ट एंड सेट वैल्यूज का कंसेप्ट भी चलता है, जिसको मैं आगे भी आपको बताऊंगी। टेस्ट एंड सेट वैल्यूज के को भी हम करके लॉक अनलॉक की प्रोसीजर जैसे करेंगे, वैसे टेस्ट एंड सेट वैल्यूज के थ्रू भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्वैप कंटेंट ऑफ टू मेमोरी वर्ड्स, हम स्वैपिंग के थ्रू भी दो मेमोरी वर्ड्स को के स्वैपिंग के थ्रू भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये दो मेथड्स हम एटॉम इसमें और बात करेंगे, लॉकिंग के मेथड बात करेंगे लॉकिंग के मेथड पर, टेस्ट एंड सेट मेथड को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये देखेंगे, और स्वैप कंटेंट का मेथड कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। लॉक अनलॉक का मेथड जो है वो कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, इसको एक प्रोग्राम के थ्रू, उसके सिंटैक्स के थ्रू यहाँ पर शो किया है। इसमें भी डू व्हाइल लूप चलेगा, डू व्हाइल रहेगी तब तक ये डू लूप चलेगा, और वो क्या करेगा, जब क्रिटिकल सेक्शन फायर है किसी प्रोसेस का तो क्या होगा, लॉक एक्वायर होगा, उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो लॉक को रिलीज कर देंगे। लॉक जैसे ही रिलीज होगा, रिमाइंडर सेक्शन, बचा हुआ सेक्शन जो है उस प्रोसेस का, वो एग्जीक्यूट होगा, और फिर उसके बाद में हम बाहर आ जाएंगे उस प्रोसेस से, फिर वापस से चेक किया जाएगा, अदरवाइज हम लॉक लूप से बाहर आ जाएंगे, दूसरी प्रोसेस आएगी और उसके लिए फिर से कंडीशन चेक की जाएगी। तो इस तरह से हम वो लगाते हैं, लॉक को रिलीज करते हैं। अब जो मैं आपको दूसरा बता रही थी, दूसरा ऑप्शन क्या है, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को कैसे हम चेक करते हैं, इसमें बुलियन वेरिएबल यूज करते हैं। बुलियन का यूज तब किया, दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू है वैल्यू या फॉल्स है वैल्यू। तो बुलियन, टेस्ट एंड सेट, टेस्ट एंड सेट एक वेरिएबल ले लिया हमने, बुलियन उसका डेटा टाइप है, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में पास कर टाइप का है। अब यहाँ पर चेक किया हमने, बुलियन आरबी एक वेरिएबल लिया जिसमें टारगेट की वैल्यू हमारे, तो आरबी की वैल्यू रिटर्न होगी। जब 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 टारगेट की वैल्यू ट्रू होगी तब हमें आरबी की वैल्यू रिटर्न होके आएगी। और ये क्या होगा, एग्जीक्यूट एटोमिकली, एटोमिकली यानी सिंगल वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूट होगी। रिटर्न द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पास्ट पैरामीटर, जो पास हो रहा है उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी यहाँ पर। सेट द न्यू वैल्यू ऑफ पास्ट पैरामीटर है, उसकी वैल्यू को क्या सेट कर देगा, ट्रू सेट कर देगा। इसके थ्रू हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, शेयर्ड बुलियन वेरिएबल लॉक इनिशियलाइज टू फॉल्स।
शुरू में हम क्या करते हैं, बुलियन वेरिएबल की वैल्यू के लॉग की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, फॉल्स। शुरू में तो वैल्यू क्या है, फॉल्स है, यानी लॉग नहीं लगा रखा। जब कोई वैल्यू एग्जीक्यूट होना शुरू करती है, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू करती है, तो वो लॉग की वैल्यू को क्या करती है, फॉल्स से ट्रू में कन्वर्ट करती है और उसके बाद एग्जीक्यूट होना शुरू करती है। जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो वापस से वो क्या करती है, लॉग की वैल्यू को फॉल्स कर देती है। तो जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होगी तब उस समय पर तो लॉग की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। और जब वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं हो रही होगी तब पे फिर से डू व्हाइल लूप चलाया। व्हाइल की वैल्यू क्या है, जब स्टैंड सेट हमने चेक किया और यहाँ पे वैल्यू क्या कर दी है, लॉग की वैल्यू यहाँ पर एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। यहाँ पर एक कमेंट डाला है डू नथिंग और क्रिटिकल सेक्शन है और व्हाइल लूप चलाया, तो कंडीशन 2 है दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है हमारा कंपेयर एंड स्वैप इंस्ट्रक्शन। जो मैंने थर्ड ऑप्शन बताया था, कंपेयर एंड स्वैप इंस्ट्रक्शन वाला। कंपेयर एंड स्वैप इंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, इसमें इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं कंपेयर एंड स्वैप, जिसमें क्या वैल्यू पास करते हैं, एक वैल्यू पास करते हैं, इंटीजर पॉइंटर टाइप की वैल्यू लेते हैं, इंटीजर एक्सपेक्टेड लेते हैं, इंटीजर न्यू वैल्यू लेते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं। और एक टेम्परेरी वैल्यू आएगी, पॉइंट वेरिएबल की वैल्यू जो आएगी उसको यहाँ पर टेम्परेरी के अंदर स्टोर करा देंगे। यहाँ पे चेक करेंगे अगर वैल्यू के अंदर क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो वैल्यू के अंदर क्या वैल्यू चेंज कर दो, न्यू वैल्यू से स्वैप कर दो उसको, और जो भी टेम्परेरी की वैल्यू है उसको रिटर्न करा दो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इफ चेक की हमने अगर वैल्यू से हमने स्वैप करा दिया और जो स्वैप कराया तो वैल्यू के अंदर की वैल्यू किसके अंदर जा रही है, टेम्परेरी के अंदर जा रही है, उस टेम्परेरी की वैल्यू को हमने रिटर्न करा दिया। ये रिटर्न करेगा ओरिजिनल वैल्यू और पास पैरामीटर वैल्यू, जो वैल्यू के अंदर जो पैरामीटर वैल्यू है उसके अंदर जो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द पास पैरामीटर न्यू वैल्यू के अंदर जो वैल्यू है इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड। लेकिन कब करेगा, जब वैल्यू के अंदर केवल एक्सपेक्टेड वाली वैल्यू होगी तब, दिस कंडीशन, यानी कि ये स्वैपिंग जो है कब होगी, सिर्फ इसी कंडीशन में होगी जबकि वैल्यू के अंदर रहेगी नहीं। थ्रू सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, स्वैप एंड कंपेयर, क्या कंपेयर एंड स्वैप के अंदर शेयर्ड इंटीजर लॉग इनिशियलाइज टू 0, जो शेयर्ड इंटीजर लॉग है उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं। डू व्हाइल कंपेयर स्वैप, यहाँ पर लॉग लिया हमने, पहला वेरिएबल हमने क्या लिया, लॉग लिया, एक्सपेक्टेड क्या लिया, 0 लिया लॉग के लिए, और दूसरा क्या लिया, 1 लिया, और नॉट इक्वल टू 0 हमें क्या लिया है, पहले क्या वैल्यू है, 0 नहीं है, क्या किया, 0 की है, और लॉग की वैल्यू 0 है, तो क्या करेंगे इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारा स्वैप एंड लॉग वाला चलेगी। हमने बाउंडेड वेटिंग वाला एक एग्जांपल और पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, बाउंडेड वेटिंग, इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ा था, साथ में बाउंडेड वेटिंग वाला भी पढ़ा था। तो बाउंडेड वेटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अगर हम टेस्ट एंड सेट के साथ में करेंगे तो कैसे करेंगे, उसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर कैसे करते हैं। डू लूप चलाया हमने यहाँ पर, वेटिंग में हम वेटिंग नाम का हमने एक एरे लिया है, आई वैल्यू है जिसके अंदर, और उसकी वैल्यू है ट्रू, की इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, ट्रू है। और यहाँ पे वाइल और की दोनों वैल्यू हमने चेक करानी है, दोनों वैल्यू मैच होनी चाहिए, दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। की वैल्यू को टेस्ट एंड सेट के थ्रू हमने चेक किया है वेरिएबल के अंदर, और लॉग की वैल्यू को उसमें पास किया है। जब वेटिंग की वैल्यू फॉल्स हो तो क्या होना चाहिए, जे की वैल्यू में एक प्लस हो जाना चाहिए और रिमाइंडर एन रहना चाहिए। जब जे की वैल्यू नॉट टिटिंग की वैल्यू क्या हो, जे नहीं हो, तो जे की वैल्यू में एक प्लस हो जाए और रिमाइंडर एन हो जाए। और अगर जे की वैल्यू इक्वल टू आई हो तो लॉग इज इक्वल टू क्या हो जाए, अदरवाइज क्या हो, एल्स क्या हो, वेटिंग जे इज इक्वल टू फॉल्स हो जाए। तो और उस कंडीशन में रिमाइंडर सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से बाउंडेड उसमें भी जा सकते हैं, वेटिंग वाली कंडीशन में भी जा सकते हैं आप, तो इसको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट का इसमें एग्जाम्पल में आता है सीमेफोर्स। सीमेफोर में क्या आता है हमारे पास में, सीमेफोर एक ऐसे प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर आपको इस वेरिएबल की वैल्यू को सभी प्रोसेसेस जो हैं वो एक्सेस कर सकती हैं। इसमें दो प्रिमिटिव्स चलते हैं, वेट एंड सिग्नल्स। वेट एंड सिग्नल दो प्रिमिटिव सेट होते हैं, इनको इस वेरिएबल की वैल्यू को सारी प्रोसेसेस शेयर कर सकती हैं। प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, शेयर तो कर सकती हैं, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हैं वो प्रोसेसेस इसको एक्सेस कर सकती हैं, लेकिन इसके साथ में कंडीशन ये है कि इसकी वैल्यू को चेंज वही प्रोसेस कर सकती है जो प्रोसेस इस समय एग्जीक्यूट हो रही है। तो एक्सेस तो सब कर लेंगे इसको, लेकिन इसको चेंज वही करेगी जो कि इस समय रन हो रही है। तो दो वैल्यू से चेंज होता है ये, वेट एंड सिग्नल। तो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है वो इसकी वैल्यू को किस में चेंज कर देगी, वेट में, जिससे कि बाकी की प्रोसेस जो एक्सेस कर रही है उन्हें क्या मिले, वेट।
तो वो क्या करे, वेट करती रहे। और जब जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा और वो टर्मिनेट होगी, तो वो इसकी वैल्यू को चेंज कर देगी सिग्नल में और टर्मिनेट हो जाएगी। तो बाकी की प्रोसेस जो वेट कर रही थी इस रिसोर्स को लेने का, उन्हें जैसे दिखेगा सिग्नल मिल गया, वो सब आपस में कंपीट करेंगी और उस रिसोर्स को के लिए कंपीट करेंगे, जिसको भी चांस मिलेगा वो उस रिसोर्स को यूज करने के लिए आ जाएगी। जैसे ही रिसोर्स को यूज करना शुरू करेगी, वो सीमेफोर की वैल्यू को वापस से सिग्नल से किस में चेंज कर देगी, वेट में, जिससे कि और कोई प्रोसेस उसको यूज करे रिसोर्स के लिए यूज करने के लिए ना आए, और वेट में चेंज करके और फिर अपना काम करना शुरू कर देगी। जब कंप्लीट होगी तो कंप्लीट होने से पहले वापस से उस वैल्यू को चेंज कर देगी सिग्नल में, और टर्मिनेट होती है एग्जीक्यूट करना। वही प्रोसेस सेमेफोर की वैल्यू को चेंज कर पाती है सिग्नल में या वेट में, और टर्मिनेट होने से पहले सिग्नल में चेंज कर देती है, एग्जीक्यूशन शुरू करने से पहले वेट में चेंज कर देती है। लेकिन बाकी की प्रोसेस सिर्फ इसको एक्सेस कर सकती हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं दिस इज अ प्रोटेक्टेड वेरिएबल। सीमेफोर जो होते हैं कई बार बाइनरी फॉर्म में भी होते हैं, जिन्हें हम बाइनरी सीमेफोर कहते हैं। तो वहां पर जो सिग्नल और वेट है, जिनको कई बार हम पी और वी से भी डिनोट करते हैं, पी फॉर सिग्नल, वी फॉर वेट, ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो इनको हम अगर बाइनरी सीमेफोर की फॉर्म में ले रहे हैं, तो इनको 0 और 1 से भी डिनोट कर सकते हैं। ये अब प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है कि प्रोग्रामर इसको किस फॉर्म में ले रहा है। 1 फॉर सिग्नल हो सकता है, 0 फॉर वेट हो सकता है, या 0 फॉर सिग्नल हो सकता है, 1 फॉर वेट हो सकता है। तो जो भी प्रोग्रामिंग में सेट किया उसके अकॉर्डिंग इसको 0 और 1 की फॉर्म में ले सकते हैं। तो इसको अगर 0 और 1 की फॉर्म में लिया जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी सीमेफोर। इसको अब एक बार और डिटेल में समझते हैं सीमेफोर को। सिंक्रोनाइजेशन टूल दैट प्रोवाइड मोर सोफिस्टिकेटेड देयर एक्टिविटी। ये बहुत ही अच्छा टूल कहा जाता है सीमेफोर सिंक्रोनाइजेशन के लिए, जो बहुत ही अच्छा वे प्रोवाइड कराता है हम इसकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। सीमेफोर जो होता है एक इंटीजर वेरिएबल होता है, एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल होता है, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। can only be accessed by की इंडिविजिबल ऑपरेशन, एटॉमिक ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से, जो मैंने आपको भी बताया, वेट एंड सिग्नल, दो प्रिमिटिव होते हैं, दो ऑपरेशंस होते हैं, वेट ऑपरेशन एंड सिग्नल ऑपरेशन, जिनको हम पी वेट ऑपरेशन। वेट ऑपरेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, एक बार प्रोग्राम में समझिए। वेट एस, एस क्या है हमारा सीमेफोर वेरिएबल, जो एज ए आर्गुमेंट पास हो रहा है। जब वेट ऑपरेशन चलेगा तो क्या चेक किया जाएगा, वाइल s is less than equal to 0। जब s की वैल्यू सीमेफोर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है 0 के, तो क्या करना है, वेट करना है, और s की वैल्यू में से माइनस माइनस कर देना है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, वेट हो रहा है। इसी तरह से जब सिग्नल सिग्नल s, और यहाँ पर क्या होगा, s की वैल्यू में प्लस प्लस हो जाएगा। जो भी s की वैल्यू अगर 0 है तो इसमें क्या होगा, s की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो s की वैल्यू में प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस होता है ऊपर वाले में, इसमें प्लस प्लस होता है। तो ये बस दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है, वेट ऑपरेशन में और सिग्नल ऑपरेशन में। सीमेफोर का यूज जो है वो कहाँ रहता है, कहाँ पर ये यूज में आता है सीमेफोर, काउंटिंग सीमेफोर होते हैं। इंटीजर वैल्यू कैन रेंज ओवर सीमेफोर, जैसे मैंने आपको बताया, इंटीजर वैल्यू कैन रेंज ओनली बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 की फॉर्म में अगर रह रहा है तो बाइनरी सीमेफोर कहेंगे। सेम एज म्यूटेक्स लॉक, म्यूटेक्स लॉक में भी ऐसे ही 0 1 की फॉर्म में रहता है। वो भी एक तरह का मेथड है क्रिटिकल सेक्शन से को सॉल्व करने के लिए। कैन सॉल्व वेरियस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, कई सारी सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सीमेफोर काम में आता है। कंसीडर P1 एंड P2 दैट रिक्वायर S1 टू हैपन बिफोर S2। हमारे पास में सपोज करिए दो प्रोसेसेस हैं P1 एंड P2, जिनको की दो वेरिएबल चाहिए, S1 जो हो और S2 हो, जो कि S1 क्या हो, पहले S2 से पहले एग्जीक्यूट हो। तो हमें क्या करना है, क्रिएट करना है सीमेफोर सिंक्रोनाइजेशन के नाम से, सिंक के नाम से, और इनिशियलाइज करना है उसे 0 से। तो पी S1 स्टार्ट हुई, सिग्नल स्टार्ट, सिंक हमारा सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल है। P2 स्टार्ट हुई, P2 के लिए वेट स्टार्ट हुई सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पर हमारा S2 स्टार्ट हुआ। तो S1 हमारा P1 पहले आ गया, S2 हमारा बाद। काउंटिंग सीमेफोर S इज बाइनरी सीमेफोर, हम क्या काउंटिंग सीमेफोर S को बाइनरी सीमेफोर की तरह से यूज कर सकते हैं। कैन एग्जीक्यूट द वेट एंड सिग्नल ऑन द सेम सीमेफोर एट द सेम टाइम। सीमेफोर जो है इस चीज का भी गारंटी देता है कि कोई भी दो प्रोसेसेस
सेम सीमेफोर को यूज करते हुए दो वेट या दो सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। Thus, the implementation become the critical section problem where the wait and signal code are placed in the critical section. Could now have busy waiting in critical section implementation, but implementation code is short. Little busy waiting if critical section really occupied. इसमें इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कई बार आती है। जो वेट एंड सिग्नल कोड जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन लगाते हैं, तो बिजी वेटिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, तो उसको हमें क्या करना है, इसमें सॉल्व करना है। नाउ दैट एप्लीकेशन में स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन क्रिटिकल सेक्शन एंड देयरफॉर दिस इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या होता है, फिर लग जाता है। तो ये इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन में एक प्रॉब्लम रहती है बिजी वेटिंग की। कर सकते हैं, कैसे करेंगे, लेकिन उसके लिए विद ईच सीमेफोर देयर इज एन एसोसिएटेड वेटिंग क्यू। हर सीमेफोर के साथ में ईच एंट्री इन वेटिंग क्यू हैज टू डेटा आइटम। हर वेटिंग क्यू के अंदर हर एंट्री पर जो भी एंट्री ले रही है प्रोसेस जो वेटिंग क्यू में आ रही है, उसके लिए दो डेटा आइटम है, एक तो वैल्यू और टू नेक्स्ट रिकॉर्ड इन द लिस्ट। एक तो वैल्यू है और एक पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट रिकॉर्ड को लिस्ट में शो कर रहा है। ब्लॉक एंड वेकअप, ब्लॉक ऑपरेशन जो होगा वो क्या करेगा, प्लेस द प्रोसेस इन्वोकिंग द ऑपरेशन ऑन द एप्रोप्रिएट वेटिंग क्यू। ब्लॉक तो क्या करेगा, प्रोसेस अप्रोप्रिएट वेटिंग क्यू। एंड वेकअप जो है वो क्या करेगा, रिमूव वन प्रोसेस इन द वेटिंग क्यू एंड प्लेस इट इन द रेडी क्यू। वर्क करने का हम मेथड भी प्रोग्राम के थ्रू इसको शो कर सकते हैं। प्रोग्राम में कैसे, जिसने इंटीजर वैल्यू लिया है, वेरिएबल लिया है, स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, प्रोसेस ले रहा है और एक और क्रिएट किया। सीमेफोर ले रहा है एस नाम से, एस इसको पॉइंट आउट कर रहा है वेरिएबल की वैल्यू को, और वैल्यू में से एक माइनस कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है। इफ एस की वैल्यू लेस देन हो जीरो से तो एड दिस प्रोसेस टू कर देगा और ब्लॉक कर देगा। इसी तरह से सिग्नल ऑपरेशन जब मिलेगा तब क्या करेगा, एस के अंदर एस की वैल्यू जो सीमेफोर वैल्यू है वो वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू हो जीरो से तो रिमूव कर देगा एक प्रोसेस को और एग्जीक्यूट करेगा। प्रॉब्लम आती है हमारी इसमें, ये तो सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर कैसे सपोर्ट करता है इसके अंदर, और इसमें सीमेफोर कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। जो सिंक्रोनाइजेशन है उसकी क्लासिक प्रॉब्लम क्या है, तो क्लासिक प्रॉब्लम के अंदर देखिए, सीमेफोर आपने समझ लिया, सीमेफोर से पहले एक प्रॉब्लम और आती है, उसको और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्लासिक प्रॉब्लम पे आएंगे। वो आती है हमारी डेडलॉक और स्टारवेशन। ये भी प्रॉब्लम हमारी इसके अंदर आ जाती है। सीमेफोर जब हम यूज करते हैं तो डेडलॉक और स्टारवेशन की भी प्रॉब्लम आती है। डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक वैसे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, पूरा एक यूनिट कंप्लीट की है हमने डेडलॉक पर। डेडलॉक के अंदर क्या होता है कि जब सेम रिसोर्स के ऊपर एक से ज्यादा ऑफ रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करती हैं, और कुछ रिसोर्सेज कुछ प्रोसेसेस को मिल जाते हैं, और फिर वो प्रोसेसेस नेक्स्ट रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, वो रिसोर्सेज किसी और प्रोसेस के पास में है। तो क्या होता है कि प्रोसेसेस इनडिफाइनेटली टाइम के लिए वेटिंग की सिचुएशन में चली जाती है, क्योंकि जो प्रोसेस जिन रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रही है वो रिसोर्सेज किसी और प्रोसेस के पास में, और वो प्रोसेस जिन रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रही है वो पहली वाली प्रोसेस के पास में है। अब कोई भी प्रोसेस अपने रिसोर्सेज को फ्री नहीं करना चाहती और नए रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, जबकि क्या हो रहा है, सभी प्रोसेस एक दूसरे से क्या कर रही है, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही है। तो क्या हो रहा है, सभी प्रोसेस ब्लॉक हो गई, कोई भी अपने रिसोर्सेज फ्री नहीं कर रही है, नई रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रही है जो कि किसी और प्रोसेस के पास में है। तो यहाँ टू और मोर प्रोसेसेस आर वेटिंग इनडेफिनेटली फॉर एन इवेंट दैट कैन बी कॉज्ड ओनली वन ऑफ द वेटिंग प्रोसेस। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक की सिचुएशन। तो एक प्रॉब्लम सिंक्रोनाइजेशन एक जगह यहाँ भी नहीं बनता, जबकि इस तरह की सिचुएशन भी सिस्टम में बन जाती है। लेट्स एस एंड क्यू बी टू सीमेफोर इनिशियलाइज टू वन। तो यहाँ पर सीमेफोर काम नहीं कर पाता, कैसे हो रहा है, हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं P0 एंड P1। यहाँ वेट कर रहा है एक प्रोसेस, और वेट एस हो रहा है, वेट क्यू हो रहा है। ऐसी P1 प्रोसेस वेट क्यू कर रही है, वेट एस कर रही है। सिग्नल जो है एस को मिल गया, सिग्नल क्यू को मिल गया, यहाँ पे सिग्नल क्यू को मिल गया, सिग्नल एस को मिल गया।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वेटिंग भी चल रही है, सिग्नल के लिए भी वेट, सिग्नल भी चल रहा है। तो कोई किसी प्रोसेस को सिग्नल मिल गया, किसी को नहीं मिला, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रोसेसेस वेटिंग भी हो सकती है और सिग्नल भी हो सकता है। ये कब होगा, डेडलॉक कब बनेगा, दूसरे को क्या मिला, यहाँ पर इसको क्यू को सिग्नल मिल गया, फिर ये क्या होगा, ये वाली प्रोसेस नहीं चलेगी। इसकी मिल गया एस को और यहाँ मिल गया क्यू को, और यहाँ पर वेट होगा एस का, तो क्या बनेगा, यहाँ पर डेडलॉक की स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होती है, स्टारवेशन वो सिचुएशन होती है जब इनडेफाइनाइट ब्लॉकिंग की सिचुएशन बन जाए। ये कब होती है, प्रोसेस में नेवर बी रिमूव फ्रॉम द सीमेफोर क्यू इन विच इट इज सस्पेंडेड। जैसे भी ब्लॉकिंग हुई थी, और ब्लॉकिंग के अंदर पीछे हमने बात की थी, यहाँ पर बिजी वेटिंग हो रही थी, बिजी वेटिंग के अंदर क्या हुआ, क्या हो रही थी, ब्लॉक हो रही थी, बिजी थी, वहां पर ब्लॉक हो रही थी। तो यहाँ पर प्रोसेस ब्लॉक हुई और क्यू के अंदर वेट कर रही है सीमेफोर क्यू में। अब वहां से प्रोसेस कभी भी, वो इनडिफाइनाइट टाइम के लिए ब्लॉक हो गई, और वहां से प्रोसेस कभी भी रिमूव नहीं हो पा रही है, क्योंकि उस जो प्रोसेस है उनको चांस मिल जाता है और वो प्रोसेस वहां से निकल जाती है, और बार बार दूसरी प्रोसेस को चांस मिल जाता है और सील देता है और एग्जीक्यूट करा देता है। तो वेकअप वाली जो सिचुएशन है, लिस्ट में से जो वेकअप हो रहा है, रिमूव हो रही है प्रोसेसेस, वो दूसरी प्रोसेसेस होती जाती हैं और ब्लॉक में ही पड़ी रह जाती हैं। हो रहा है, a process may never be removed from the semaphore queue process in which it is suspended, जिसमें कि वो सस्पेंड हुई थी। तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड जो है वो आती है, होता है शेड्यूलिंग प्रॉब्लम व्हेन लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस होल्ड अ लॉक नीडेड बाय हायर। होता है प्रायोरिटी इन्वर्जन में क्या होता है, इसमें शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम होती है। शेड्यूलिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, शेड्यूलिंग की वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि प्रोसेसेस जो है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस को लॉक कर देती हैं, और हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस को चांस मिलता जा रहा है लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस लॉक। तो ये भी क्या हो रहा है, प्रायोरिटी इन्वर्जन हो रहा है, वो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस लोअर प्रायोरिटी पर जाती जा रही है, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आगे बढ़ती जा रही है। तो इस प्रॉब्लम को लेकर को लगाकर, जिनमें लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस को भी क्या करें, हम आगे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स भी और आ जाती हैं। सीमेफोर हालांकि काफी बेटर टूल है जिसको कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तरह की प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है, सीमेफोर जो होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम भी आ जाती है कई बार। तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा फिर हम और भी टेक्निक्स यूज करते हैं, फिर इसीलिए सिर्फ सीमेफोर पे हम डिपेंडेंट नहीं रहते, सिंक्रोनाइजेशन के लिए और भी टेक्निक्स और भी टूल्स को यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली कुछ टर्म्स थे जो इसमें आ गए। हम अभी और भी टॉपिक्स अभी कवर करेंगे, जिसमें हमारा आएगा क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अभी तो हमने सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर पढ़ा कि हार्डवेयर कैसे सपोर्ट करता है हमें सिंक्रोनाइजेशन में, कैसे टेस्ट एंड सेट कंडीशन, लॉक कंडीशन हमें सपोर्ट करती है, स्वैप के थ्रू हम करते हैं। इसमें स्वैप के थ्रू भी कर सकते हैं, स्वैप वेरिएबल के थ्रू, टेस्ट एंड सेट के थ्रू कर सकते हैं, लॉक के थ्रू कर सकते हैं, और साथ ही सीमेफोर कैसे हमें हेल्प करता है सिंक्रोनाइजेशन में। अब नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम क्लासिक प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। क्लासिक प्रॉब्लम के अंदर सिंक्रोनाइजेशन स्कीम में जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे वो आएंगी हमारी बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम, एंड डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम। तो ये 3 प्रॉब्लम्स और रह गई हैं इस चैप्टर के अंदर, जिनको कि हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।